देखो अब डिस्कस करते हैं हम रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्या है, इसको बेसिकली हम न्यूक्लियर डीके भी कहते हैं, न्यूक्लियर डीके। ठीक है, न्यूक्लियर डीके की क्या डेफिनेशन है, बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस डीके होगा। स्पॉन्टेनियस डीके कहते हैं जो अपने आप होता है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का हम कोलिजन नहीं कराते, स्पॉन्टेनियस डीके। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डीके होता है, इसी की वजह से हमें जो ज़्यादातर नेचर में जो भी पार्टिकल, लगभग 3000 पार्टिकल है जो डिस्कवर हो चुके हैं, और उनमें से लगभग 300 पार्टिकल है जो स्टेबल है। ठीक है, लगभग 3000 पार्टिकल है जो डिस्कवर हो चुके हैं, और उनमें से लगभग 300 पार्टिकल है जो स्टेबल है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है स्पॉन्टेनियस डीके या रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस डीके, क्योंकि जो पार्टिकल है वो डिके होंगे। ठीक है, जो लार्ज, जिनका जो एटॉमिक मास है, जो बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल है, ये हैवी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, वो स्मॉल पार्टिकल में डिके होते रहते हैं अपने आप, स्पॉन्टेनियस डीके कहते हैं। हैवी पार्टिकल है वो स्मॉल पार्टिकल में, ठीक, अपने आप डिके होते रहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस डीके, या दिस प्रोसेस इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस, इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन भी कहते हैं या स्पॉन्टेनियस डीके भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा या जो डीके होगा, 3 टाइप का हमारे पास, 3 टाइप के पार्टिकल है या 3 टाइप की रेडिएशन है वो एमिट होती है रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, जो रेडिएशन है वो बेसिकली 3 टाइप की है। कौन कौन सी? एक तो गामा फोटोन पार्टिकल होंगे ये, गामा, बीटा और अल्फ़ा। अल्फ़ा में अल्फ़ा पार्टिकल होंगे 2He4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है, और गामा में हमारे पास फोटोन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस होगा जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियर डीके। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियर डीके की, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर डीके है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर है वो डिपेंड नहीं करता। मतलब एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हम जो ये डीके प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम डीके नहीं करवा सकते। जो स्पॉन्टेनियस डीके है उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम नहीं करवा सकते, जैसे एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा के हम डीके करवा दें या प्रेशर लगा के हम डीके करवा दें, तो इस वजह से इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जो ये डीके प्रोसेस है, ठीक है, तो डीके प्रोसेस है, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक्सटर्नल कंडीशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डीके पे, हमारे जो स्पॉन्टेनियस डीके है। ठीक है, तो इसमें जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी डीके प्रोसेस की, वो क्या होगी? मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, डीके प्रोसेस की जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी वो क्या होगी? द रेट एट विच ए पर्टिकुलर डीके प्रोसेस अकर इन रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है, कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव सैंपल है, ठीक है, इसमें डीके हो रहा है। ठीक है, मान लो n0 नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, इनिशियली n0 पार्टिकल है, इसके अंदर n0 न्यूक्लियाई है, उनका डीके हो रहा है। ठीक है, तो उनका जो डीके हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? मान लो टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल रह जाते हैं वो n रह जाते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू टाइम dN/dt होगा। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ n मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल है जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ n है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा एट टाइम t पे इसके पास में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या पार्टिकल रह चुके हैं टी टाइम के ऊपर, टी टाइम में। ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे रह चुके हैं, इस पे ये डिपेंड करेगा। और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यहाँ पे हम ले लेंगे -λn। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि n है वो टाइम के साथ
डिक्रीज कर रहा है, एन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, डिक्रीजिंग विद टाइम, एन है टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया। तो ये हमारे पास डीके इक्वेशन होगी, डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, और यहाँ पे जो लैम्डा है इट इज कॉल्ड डीके कॉन्स्टेंट, इसे हम कहेंगे डीके कॉन्स्टेंट, लैम्डा को हम कहेंगे डीके कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, डी एन बाई एन लिख सकते हैं इसको, माइनस लैम्डा डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। मान लो एन नॉट पार्टिकल थे टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है। टी टाइम पे हमारे पास जो पार्टिकल बच गए वो एन बचे, टी टाइम पर जो पार्टिकल बचे वो एन बचे। तो जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ये आएगा एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये हमारे पास डीके इक्वेशन होगी, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये जो एन है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट एट टाइम टी, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल, ये याद रखना, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट इन टाइम टी, टी टाइम के बाद पार्टिकल है वो कितने रह गए हमारे पास, और एन नॉट है नंबर ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास डीके इक्वेशन होगी, ठीक है। एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ पे एक टर्म और हमें कंसीडर करनी है जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी, ठीक है। हम कहते हैं डीके एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन करते हैं हम, डीके एक्टिविटी। जो डीके एक्टिविटी होगी वो होगी, उस आर से लिखते हैं, ये होगा हमारे पास डी एन बाई डी टी का मोड, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डीके पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम भी कह देते हैं, या डीके रेट भी कह देते हैं, इसको हम डीके रेट कह देते हैं, या नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, इसे हम कहते हैं एक्टिविटी पर यूनिट टाइम, ये होगी एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्या होगी हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जस्ट मोड लेना है टाइम के रिस्पेक्ट में, एन नॉट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट लैम्डा को हम आर नॉट लिखेंगे ई की पावर माइनस लैम्डा टी। आर नॉट है एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0, आर नॉट है एक्टिविटी या डीके रेट एट टी इक्वल टू 0, एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। और आर है एट ए प्रेजेंट टाइम टी, इन टाइम टी, आफ्टर टाइम टी भी कह सकते हैं, आफ्टर टाइम टी। जो डीके हमारी एक्टिविटी होगी वही होगी। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, एक तो है हमारे पास एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और एक्टिविटी है आर इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, या इसको आर को हम एन लैम्डा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और आर नॉट को एन नॉट लैम्डा भी हम लिख सकते हैं, आर को डायरेक्ट एन लैम्डा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जो डीके, जो हमारा डीके प्रोसेस, जो एक्टिविटी है, डीके एक्टिविटी है या डीके रेट है, इसकी जो यूनिट होगी इसको हम बैक्यूरल भी लिखते हैं, 1 बैक्यूरल 1 डीके पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट होती है 1 बैक्यूरल भी होती है 1 डीके पर सेकेंड, ठीक है। एसआई यूनिट, एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है, एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट होगी हमारे पास, एसआई यूनिट 1 बैक्यूरल 1 बी से लिख देते हैं, बैक्यूरल कहते हैं इसको, ये होता है 1 डीके पर सेकेंड, 1 डीके पर सेकेंड। और इसको हम मेज़र करते हैं, क्यूरी में भी मेज़र करते हैं, 1 क्यूरी होता है हमारे पास 10 टू पावर 10 डीके पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट जो नंबर होता है वो 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 होता है, 3.7 इंटू 10 टू पावर 10, एग्जैक्ट जो नंबर होता है 3.7 इंटू 10 टू पावर 10। क्यूरी में भी मेजर करते हैं, और इसकी एक यूनिट रदरफोर्ड भी होती है, ठीक, एक यूनिट इसकी रदरफोर्ड भी होती है, रदरफोर्ड जो यूनिट होती है वो होती है इसकी 10 टू पावर 6 डीके पर सेकेंड, ठीक है, 10 टू पावर 6 डीके पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट है। अब देखो यहाँ पे इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, यदि n का t के साथ हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है,
और एक टाइम ऐसा होगा जिस पे हमारे पास पार्टिकल है वो इनिशियल पार्टिकल के हाफ रह जाते हैं, जिसे हम कहेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे जो पार्टिकल है हमारे पास इनिशियल पार्टिकल के हाफ रह जाएंगे, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, n की जगह n नॉट बाई 2 लिखें, यह आएगा n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टो, ठीक है। यहाँ पे जो हाफ लाइफ आएगी हमारे पास वो आएगी 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये हाफ लाइफ होगी। इस टाइम के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल वो हाफ रह जाते हैं। जैसे मान लो हाफ लाइफ हमारे पास 1 ईयर हाफ लाइफ है और हमारे पास 100 पार्टिकल है, ठीक है। तो लगभग 1 साल के बाद 50 पार्टिकल रह जाएंगे। 1 साल के बाद 50 पार्टिकल रह जाएंगे यदि 1 साल हाफ लाइफ है। फिर अगले साल 2 साल के बाद इसके बाद जो पार्टिकल रह जाएंगे वो 25 रह जाएंगे, ठीक है। अब पार्टिकल, अब देखो, अब हमारे पास टी इक्वल टू एट प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो 50 है, ठीक है। तो 1 साल और होगा तो अब कितने रह जाएंगे 50। 1 साल और, अब 25 रह जाएंगे। 1 साल और होगा तो 12.5, ठीक है। अराउंड इतने पार्टिकल रह जाएंगे। तो कितनी हाफ लाइफ होगी, एक हाफ लाइफ यहाँ होगी, एक हाफ लाइफ यहाँ होगी, एक हाफ लाइफ, तो टोटल 3 हाफ लाइफ होगी। टोटल 3 हाफ लाइफ में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है हमारे पास वो कितने रह जाएंगे 12.5, ठीक है। या इसको हम एक इन जनरल फॉर्मूला भी है इसका, इन जनरल फॉर्मूला है n नॉट बाई 2 की पावर n, और यहाँ पे n है हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n है यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। तुम्हें इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हो t इक्वल टू 0 पे, तुम्हें पार्टिकल दिए हो और तुम्हें एक हाफ लाइफ दी हो, मान लो हाफ लाइफ दी हो तुम्हें, कुछ भी हाफ लाइफ दे देगा, कोई भी टाइम पीरियड दिया हो, 1 साल 2 साल, कोई भी हाफ लाइफ दी हो, और तुम्हें पूछा जाए भाई n इक्वल टू मतलब 5 हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल है कितने बचेंगे 5 हाफ लाइफ के बाद, तो n नॉट 2 की पावर 5 कर दोगे डायरेक्ट। 5 हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, या ऐसे भी कह सकता है, मान लो इसकी किसी भी सब्सटेंस है जिसमें n नॉट पार्टिकल है और जिसकी हाफ लाइफ तुम्हें गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है मान लो 1 मंथ, 1 मंथ हाफ लाइफ गिवन है, और तुम्हें कहेगा 1 ईयर के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रह जाएंगे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितनी हाफ लाइफ हो जाती है, 1 ईयर में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो कितनी हाफ लाइफ होगी 12 हाफ लाइफ होगी, 12 हाफ लाइफ, 12 हाफ लाइफ होगी। तो ये आ जाएगा n नॉट बाई 2 की पावर 12, ठीक है, n नॉट बाई 2 की पावर 12, ठीक है। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करते हैं मीन लाइफ की। मीन लाइफ, एवरेज लाइफ भी कह देते हैं या मीन लाइफ भी कह देते हैं, ये जस्ट हाफ लाइफ का अपोजिट होगा। इसको हम कई बार इसको हम टो से लिख देते हैं, हाफ लाइफ को हमने टो से लिखा है, हाफ लाइफ को टी हाफ से लिख लो, हाफ लाइफ को टी हाफ से लिख देते हैं और मीन लाइफ को टो से लिख देते हैं। ये एक्चुअल में 1 बाई लैम्डा होता है, ठीक है। जो टो होता है 1 बाई लैम्डा होता है, ये होता है टी हाफ अपॉन 0.693, ठीक है। ये मीन लाइफ, एवरेज टाइम होगा, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ कह देते हैं, एवरेज टाइम, एवरेज लाइफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारी हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है मीन लाइफ पे तो, और हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मीन लाइफ होगी वो होगी हाफ लाइफ अपॉन 0.693, ठीक है। 693 0.693 log 2 भी लिख देते हैं, 0.693 को log 2 भी लिख देते हैं, ठीक है, 0.693 को। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा इसमें, वो है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन एंड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन एंड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन एंड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास मान लो शुरू में कोई न्यूक्लियाई है, ए न्यूक्लियाई है, ठीक है। ए न्यूक्लियाई है, वो डिके हो रहा है बी न्यूक्लियाई में, और इसकी जो डिके कॉन्स्टेंट वो λ1 है, और बी न्यूक्लियाई है वो फर्दर डिके हो रहा है सी न्यूक्लियाई में, और इसका जो डिके कॉन्स्टेंट है वो λ2 है। तो हमें इनका रेट निकालना है,
टाइम के साथ मतलब जो पार्टिकल, मान लो शुरू में ये n0 पार्टिकल है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद ये डिके होगा, ये डिके होकर कुछ पार्टिकल n1 रह जाएंगे टी टाइम पे, ये 0 है टी टाइम पे, ये 0 है टी टाइम पे पार्टिकल n0 0 0, और कुछ टाइम के बाद t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल n0 0 0, और कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ n1 रह जाते हैं, यहाँ n2 रह जाते हैं, यहाँ n3 रह जाते हैं, ठीक है। n1 n0 से कम होगा, n2 भी ऑब्वियसली n0 से कम होगा, इन सभी का जो सम होगा एक t टाइम पे n1 प्लस n2 प्लस n3 वो n0 के इक्वल होगा, ठीक है। टोटल पार्टिकल तो n0 ही थे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो कंजर्व ही रहेंगे ना कहीं तो वो किसी में कन्वर्ट ही हुए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो कंजर्व ही रहेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू n0, ठीक है, टी टाइम के। तो हमें n1 n2 n3 कैलकुलेट करना है। तो पहले देखो जो ए पार्टिकल है वो डिके हो रहा है, ठीक है, ए पार्टिकल है, जो ए सब्सटेंस है हमारा वो डिके हो रहा है, तो उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिके क्या होगा, उसका रेट ऑफ डिके ऑफ ए पार्टिकल का रेट ऑफ डिके क्या होगा, ये होगा dn1/dt। मान लो n1 पार्टिकल रह जाते हैं टी टाइम पे, तो इसका रेट ऑफ डिके क्या होगा dn1/dt और माइनस λ1 n1, ये रेट ऑफ डिके होगा हमारे पास, ठीक है। टी टाइम पे जो नंबर ऑफ ए पार्टिकल है उनका जो रेट ऑफ डिके होगा वो होगा माइनस λ1 n1, और जो रेट ऑफ डिके है ए का, ठीक है, ए का जो रेट ऑफ डिके है, रेट ऑफ डिके ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब ए डिके होके कहाँ जा रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए डिके होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ डिके ऑफ ए किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हमने देख लिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या है हमारे पास, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या है हमारे पास dn2/dt, और ये क्या है λ1 n1, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, फॉर्म हो रहा है, ये बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। अब बी भी डिके हो रहा है सी में, तो रेट ऑफ डिके ऑफ बी dn2/dt माइनस λ2, इसकी जो डिके कॉन्स्टेंट है माइनस λ2 n2, तो टोटल रेट क्या होगा इसका, टोटल रेट dn2/dt इक्वल टू λ1 n1 माइनस λ2 n2, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये है रेट ऑफ डिके। सेकंड पार्टिकल जो बी पार्टिकल है उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन है, और रेट ऑफ डिके रेट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता, तुम्हें भी पता है, जब वो बनेगा ही नहीं तो वो डिके कहाँ से होगा, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं λ1 n1 इक्वल टू, देखो λ1 n1 और λ2 n2, जो λ2 n2 है वो कभी भी λ1 n1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो बन कहाँ से रहा है, वो ए पार्टिकल से ही तो बन रहा है। अब जब ए से ही नहीं बनेगा, वो पहले ही डिके हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो मतलब इसका ये समझ रहे हो ना तुम, इसका कोई मतलब नहीं है ना, λ2 n2 बहुत मतलब रेट, मतलब इनका प्रोडक्ट ज़्यादा है, जो टोटल रेट है उसमें λ2 n2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, λ1 n1 इक्वल टू λ2 n2। ये इसको डिस्कस करेंगे अपने अभी, ठीक है। ये दोनों जो सेक्युलर ट्रांजिशन होती है अपनी, इक्विलिब्रियम सेक्युलर और ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम है, इसके बारे में अपने अभी डिस्कस करेंगे। एक बार इसको ऐसे समझ लो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो ये हो सकती है हमारे पास λ1 n1 λ2 n2, मतलब रेट ज़्यादा हो जाएगा, यदि रेट ही ज़्यादा हो गया तो वो तो बनेगा ही नहीं, बनने से पहले ही डिके हो जाएगा, ठीक है। यदि λ2 n2 ज़्यादा है तो वो बनेगा उससे पहले ही वो डिके हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब प्रैक्टिकली कह सकते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फिर बी जो स्टेट है बीच वाली वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सीधी डायरेक्ट सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी हमारे पास, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रेट ऑफ डिके ऑफ n2 है, और n3 के लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू n0, तो n1 और n2 आ गया हमारे पास, तो n0 माइनस n1 माइनस n2 कर देंगे हम, तो हमारे पास n3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं,
dN2/dt क्या है हमारे पास, देखो हमने कैलकुलेट कर लिया ये dN2/dt। dN2/dt है हमारे पास रेट ऑफ, मेन बीच वाला ही है हमारा बी वाला पार्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास λ2 λ1 n1 माइनस λ2 n2। क्या इसको हम इधर ले जा सकते हैं, dN2/dt प्लस λ2 n2 इक्वल टू λ1 n1। n1 क्या है हमारे पास, n1 है, n1 को हम ये लिख सकते हैं n0 e की पावर माइनस λ1t। ए पार्टिकल के लिए, ए पार्टिकल है वो सिर्फ डिके हो रहा है, ठीक है। शुरू में n0 पार्टिकल थे ए के, और वो डिके हो रहे हैं, तो ए का जो हम ए में जो टी टाइम पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल डिके इक्वेशन है वो ये लिख सकते हैं n1 इक्वल टू n0 e की पावर माइनस λ1t, ठीक है। तो ये आ जाएगा dN2/dt प्लस λ2 n2 λ1 n0 e की पावर λ1t। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को e की पावर λ2t से हम मल्टीप्लाई कर दो इस कंप्लीट इक्वेशन को, या इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो, या इस कंप्लीट इक्वेशन को e की पावर λ2t से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ इस इक्वेशन को। तो इसको हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ n2 e की पावर λ2t। इसको हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ, देखो इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा सेम, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी सेम, और ये आ जाएगा λ1 n0 e की पावर माइनस λ1 माइनस λ2t, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो n2 e की पावर λ2t आएगा हमारे पास। इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, आएगा λ1 n0, ये आएगा हमारे पास λ2 माइनस λ1 e की पावर माइनस λ1 माइनस λ2t प्लस सम कॉन्सेंट c, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पे हमें पता है n2 0 है, t इक्वल टू 0 पे n2 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल टू 0 पे n2 0 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास λ1 n0 अपॉन λ1 माइनस λ2, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, तो n2 आ जाएगा हमारे पास λ1 n0 λ2 माइनस λ1 e की पावर माइनस λ1t, ठीक है, e की पावर माइनस λ1t माइनस e की पावर माइनस λ2t, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि e की पावर λ2t को हम दोबारा नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो तुम इजीली, ये हमारे पास फाइनल n2 आ जाएगा हमारे पास, n2 भी आ गया, n1 भी आ गया हमारे पास, n1 है n0 e की पावर λ1t, और n3 निकाल सकते हैं हम, n3 क्या होगा n0 माइनस n1 माइनस n2, ये n3 होगा, ठीक है। अब इनका हम ये ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसा ग्राफ आएगा, ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसा ग्राफ आएगा, देखो क्या हो रहा है, वो तुम थियोरेटिकली भी प्लॉट कर सकते हो डायरेक्ट, और इक्वेशन से प्लॉट करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें थियोरेटिकली प्लॉट कर सकते हो। n0 नंबर ऑफ पार्टिकल थे शुरू में, अब ये डिके हो रहे थे, ए पार्टिकल था जो डिके हो रहा था, जो ए का ग्राफ आएगा, जो n1 का ग्राफ आएगा वो तो ये आएगा n0 e की पावर माइनस λ1t, और जो n3 का ग्राफ आएगा वो तो इंक्रीज ही आएगा, वो तो इंक्रीज ही कर रहे हैं, वो तो डिके हो ही नहीं रहे, ये आएगा n3 का ग्राफ, ठीक है। जो n2 का ग्राफ आएगा वो हमारे पास वो इंक्रीज भी होगा, वो डिक्रीज भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन भी हो रहा है सेकंड पार्टिकल का, n2 का प्रोडक्शन भी हो रहा है और उसका डिके भी हो रहा है। अब ये जो सेकंड ग्राफ है ये डिपेंड करता है λ1 λ2 पे, इस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। जो n2 है वो λ1 और λ2 इनका कंपेयर करेंगे हम, किसका रेट ज़्यादा है, पेरेंट न्यूक्लियर ए का रेट ज़्यादा है या बी का डिके का रेट ज़्यादा है, यहीं से हमारे पास जो कंडीशन आती है सेक्युलर और ट्रांजिएंट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की, ठीक है, ये कंडीशन है वो यहीं से निकल के आती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ, देखो फर्स्ट पार्टिकल तो सिर्फ डिके ही होगा, ए पार्टिकल तो डिके ही होगा, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट हो ही नहीं रहा, प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, वो सिर्फ डिके हो रहा है। बी पार्टिकल है वो डिके भी हो रहा, उसकी डिके भी हो रहा और उसकी प्रोडक्शन भी हो रही है, तो वो डिपेंड करेगा, जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, वो डिपेंड करेगा
प्रोडक्शन रेट क्या है, डिके रेट क्या है, उन लैम्डा 1 लैम्डा 2 पे डिपेंड करेगा ये ग्राफ, ठीक है। और जो सी है वो तो ओनली प्रोडक्ट ही हो रहा है, वो डिके नहीं हो रहा। जो सी पार्टिकल है वो ओनली उसका प्रोडक्शन हो रहा है, वो डिके नहीं हो रहा, फर्दर डिके नहीं हो रहा, वो स्टेबल हो चुका है, स्टेबल न्यूक्लियाई है सी, ठीक है, वो फर्दर डिके नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ होगी। तो अब हम बात करते हैं सेक्युलर एंड ट्रांजिएंट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ये क्या है? सेक्युलर एंड ट्रांजिएंट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। सेक्युलर एंड ट्रांजिएंट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या है? देखो सक्सेसिव इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, वो डिके हो रहा है। यदि जो पेरेंट न्यूक्लियाई, पहले हम बात करते हैं सेक्युलर की, सेक्युलर इक्विलिब्रियम क्या होगा? सेक्युलर इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारे पास? देखो सेक्युलर इक्विलिब्रियम क्या होगा। अब जो पेरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास, जो ए न्यूक्लियाई है, जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, यदि पेरेंट न्यूक्लियाई का जो लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ है, या जो लाइफ है, हाफ लाइफ कह सकते हैं, या जो लाइफ है पेरेंट न्यूक्लियाई की, जो हाफ लाइफ है, इट इज़ मच लॉन्गर देन दी प्रोडक्ट, ठीक है। जो पेरेंट न्यूक्लियाई की जो हाफ लाइफ है उसको T1 मान लिया, और इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, किससे? T2 से। मतलब T2 है जो हाफ लाइफ है किसकी? डॉटर न्यूक्लियाई की। मतलब डॉटर न्यूक्लियाई है वो जल्दी से डिके हो रहा है, और पेरेंट न्यूक्लियाई है वो धीरे धीरे डिके हो रहा है, ठीक है। जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो धीरे धीरे डिके हो रहा है, और डॉटर न्यूक्लियाई है वो जल्दी से डिके हो रहा है। मतलब T1 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब हम कह सकते हैं जो लैम्डा 2 है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है लैम्डा 1 के कंपैरिजन में, और हम कह सकते हैं लैम्डा 1 लगभग जीरो है। लैम्डा 2 के साथ कंपेयर करें तो लैम्डा टू के साथ यदि लैम्डा 1 को कंपेयर करें तो जीरो। मतलब जो फर्स्ट जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है और एक डॉटर न्यूक्लियाई है बी, तो पेरेंट न्यूक्लियाई का जो रेट ऑफ डिके है वो डॉटर न्यूक्लियाई के रेट ऑफ डिके से काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। बी है तेज़ी से डिके हो रहा है, ए है डिके नहीं हो रहा, ठीक है। उस केस में जो मैक्सिमम लिमिट हमारी हो सकती है वो क्या हो सकती है? देखो इस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, लैम्डा 1 को हम जीरो कंसिडर कर लेंगे, तो N2 क्या आएगा हमारे पास? N2 क्या है हमारे पास? देखो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, N0 ई की पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस ई की पावर माइनस, ये है हमारे पास N2। अब लैम्डा 1 को तो हम लगभग जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा? ठीक है, तो लैम्डा 2 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा 1 N0, लैम्डा 2, लैम्डा 1 को छोड़ देंगे, यहाँ से ई की पावर लैम्डा 1t कॉमन ले लेंगे, ई की पावर माइनस लैम्डा 1t कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t बचेगा, ठीक है। तो N0 ई की पावर माइनस लैम्डा 1t को हम क्या पुट कर देंगे? N1, और ये हमारे पास यहाँ से लैम्डा 2 में से लैम्डा 1 माइनस हो रहा है, तो लैम्डा 1 को इग्नोर कर सकते हैं हम, क्योंकि लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 से काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास N2 आएगा। और यदि हम बहुत ज़्यादा टाइम की बात करें, जो टाइम है वो काफ़ी हाई टाइम है, इन्फिनिटिव टाइम है, बहुत ही लॉन्ग टाइम की बात करें हम, काफ़ी टाइम के बाद, तो जो N2 होगा वो होगा हमारे पास N1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 1 माइनस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा 1 N1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 N2। ये जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी सेक्युलर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है जो B है वो कांस्टेंट हो चुका है, जो B है वो कांस्टेंट है, उसका जो रेट ऑफ डिके है वही रेट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। जितना वो बन रहा है उतना ही तुरंत डिके हो रहा है, जितना वो बन रहा है उतना तुरंत डिके हो रहा है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मतलब dN2/dt हम कह सकते हैं, जो dN2/dt है वो जीरो है, ठीक है। वो कांस्टेंट हो चुका है, ना वो बन रहा है ना वो डिके हो रहा है, मतलब जितना वो बन रहा है उतना ही वो डिके हो रहा है। इसे हम कहेंगे सेक्युलर इक्विलिब्रियम,
ठीक है, इसे हम कहेंगे सेक्युलर इक्विलिब्रियम। यदि हमारे पास सीरीज में हो, ठीक है, यदि हमारे पास सीरीज हो सेक्युलर इक्विलिब्रियम की, मतलब जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उनका जो लाइफ टाइम है वो डॉटर न्यूक्लियाई से काफ़ी ज़्यादा है। बी का लाइफ टाइम सी से काफ़ी ज़्यादा होगा। मान लो फर्दर, मान लो जैसे ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। ए का लाइफ टाइम बी से काफ़ी ज़्यादा है, बी का लाइफ टाइम सी से काफ़ी ज़्यादा है, सी का लाइफ टाइम डी से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेक्युलर इक्विलिब्रियम होगा वो होगा λ1 n1, λ2 n2, λ3 n3, ऐसे ये एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये जो भी आगे डॉटर न्यूक्लियाई बनते जाएंगे उनके लिए हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम हाफ लाइफ की टर्म में भी लिख सकते हैं। λ1 होता है हमारे पास, लैम्डा होता है 1/, लैम्डा क्या होता है हमारे पास, देखो हाफ लाइफ होती है हमारे पास 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, हाफ लाइफ का यही फॉर्मूला होता है ना, देखो ऊपर लिखा होगा हमने। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं हम, 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं n1/t1, n2/t2, n3/t3। ये t3 t1 t2 ये हाफ लाइफ है। ठीक है, n4/t4। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इसे हम कहेंगे सेक्युलर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसे हम कहेंगे सेक्युलर इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की। अब हम बात करेंगे ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। सेक्युलर इक्विलिब्रियम में क्या था, पेरेंट न्यूक्लियाई का जो लाइफ थी वो डॉटर न्यूक्लियाई से काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई की जो लाइफ टाइम थी वो डॉटर न्यूक्लियाई से, मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई का जो डिके रेट था वो काफ़ी कम था। ठीक है, हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब डिके रेट काफ़ी कम था पेरेंट न्यूक्लियाई का डॉटर न्यूक्लियाई से। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में हमारे पास होगा जो λ2 है वो λ1 से हाई है। ठीक है, λ2 है वो λ1 से हाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, λ2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, बस हम कह रहे हैं थोड़े से ज़्यादा है, λ2 की वैल्यू है वो λ1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो λ2 है वो λ1 से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम कह सकते हैं जो उनका लाइफ टाइम है t1 वो लगभग t2 के इक्वल है, मतलब दोनों का लाइफ टाइम सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, λ2 है वो λ1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। उस केस में हम λ1 को इग्नोर नहीं कर सकते। इस केस में हमारे पास जो n2 आएगा वो क्या था, n0 λ1 λ2 माइनस λ1, ये था हमारे पास e की पावर माइनस λ1t λ2t, ये था हमारे पास। n2 आ जाएगा हमारे पास n0 λ1 e की पावर माइनस λ1t कॉमन ले लिया हमने, और ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस λ2 माइनस λ1। ठीक, अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इग्नोर नहीं कर सकते इसको हम। यदि हम बात करें बहुत लॉन्ग टाइम की, t10⁻∞ की, बहुत टाइम हो गया इस प्रोसेस को चलते हुए, t10⁻∞ टाइम की बात करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n2 इक्वल टू, ये देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। t10⁻∞ पे ये जो प्रोसेस है, t10⁻∞ पे हमारे पास ये जो टर्म है, ये लगभग λ2 लगभग λ1 के इक्वल हम कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, λ2 है वो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज टाइम पे इस टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं 1 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में इस टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज टाइम पे, क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। तो ये होगा हमारे पास n0 λ1 λ2 माइनस λ1 e की पावर माइनस λ1t। तो ये इक्वेशन आएगी हमारे n2 की। तो n2 क्या डिपेंड कर रहा है, n2 देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, n2 डिपेंड कर रहा है हमारा n0 e की पावर λ1t। इसका मतलब क्या है, जिस रेट से हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई डिके हो रहा है उसी रेट से हमारा डॉटर न्यूक्लियाई डिके हो रहा है आफ्टर काफ़ी टाइम के बाद। ठीक है, सो मच, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, टी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो पेरेंट न्यूक्लियाई जिस रेट से डिके हो रहा था उसी रेट से, यहाँ पे देखो पेरेंट न्यूक्लियाई किससे डिके हो रहा है, n0 e की पावर माइनस λ1t। डॉटर न्यूक्लियाई किससे डिके हो रहा है, वो भी इससे डिके हो रहा है e2 माइनस λ1t। ठीक है,
मतलब जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसकी हाफ लाइफ है वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लैम्डा 2 है वो हल्का सा लैम्डा 1 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई है वो भी सेम रेट से डिके होगा जिस रेट से पेरेंट न्यूक्लियाई डिके हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 N1। इसे हम कहेंगे ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ये होगा हमारे पास ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, इसे हम कहेंगे ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और एक केस इसमें और हो सकता है यदि हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, शॉर्ट लाइफ ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। इन दोनों केस में ऊपर वालों में तो हमने डिस्कस किया था जो पेरेंट न्यूक्लियाई की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाई होगी लाइफ, डॉटर न्यूक्लियाई से लाइफ ज़्यादा होगी पेरेंट न्यूक्लियाई की। यहाँ बात करें यदि पेरेंट न्यूक्लियाई की जो लाइफ है वो शॉर्ट हो एज़ कम्पेयर टू डॉटर न्यूक्लियाई, एज़ कम्पेयर टू डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में जो पेरेंट न्यूक्लियाई उनकी लाइफ है वो काफ़ी स्मॉल है। इसमें हमें इक्विलिब्रियम कभी भी अटेंड नहीं होगा। इक्विलिब्रियम ना तो सेक्युलर इक्विलिब्रियम होगा ना हमारे पास ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ना तो सेक्युलर इक्विलिब्रियम अटेंड होगा ना ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। ठीक है, जब जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो काफ़ी जल्दी डिके हो रहा है डॉटर न्यूक्लियाई से, तो इस केस में कोई भी इक्विलिब्रियम है वो अचीव नहीं होगा हमारे पास। अब इसके हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं कुछ। ठीक है, देखो अब डिस्कस करते हैं हमने कुछ प्रॉब्लम्स इस पे रेडियो एक्टिविटी पे। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम है दी हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 20 आवर। ठीक है, हाफ लाइफ गिवन है हमें 20 आवर हाफ लाइफ गिवन है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन आफ्टर 40 आवर। what fraction of activity remain आफ्टर 40 आवर। 40 आवर के बाद एक्टिविटी कितनी रह जाएगी। एक्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है, एक्टिविटी का फॉर्मूला है ए इक्वल टू ए लिखते हैं, ए से भी लिख देते हैं और आर से भी लिख देते हैं कई बार, आर नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा 1 टी लैम्डा टी। ठीक है, यह हम डायरेक्ट हाफ लाइफ की फॉर्म में लिखना चाहें तो आर नॉट बाय 2 की पावर एन। कितनी हाफ लाइफ होगी, 40 घंटे में एक हाफ लाइफ है 20 घंटे, 40 घंटे में कितनी हाफ लाइफ होगी, एन की वैल्यू 2 होगी, 2 हाफ लाइफ, तो कितनी एक्टिविटी रह जाएगी आर नॉट की पावर 2 की पावर 2, तो आर नॉट बाय 4 ये एक्टिविटी हमारे पास होगी। ठीक है, 1/4 रह जाएगी ओरिजिनल एक्टिविटी की, आर बाय आर 4 आएगा 1/4। ठीक है, एन की वैल्यू याद रखना, एन है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है वो हमारे पास एन होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला याद रखना तुम। क्वेश्चन ये है हमारे पास, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय 2 डिफरेंट प्रोसेस। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस can decay by 2 डिफरेंट प्रोसेस, 2 डिफरेंट प्रोसेस से डिके हो सकता है। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो डिके हो सकता है 2 डिफरेंट प्रोसेस से। दी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट प्रोसेस T1, फर्स्ट प्रोसेस की हाफ लाइफ T1 है एंड सेकंड प्रोसेस की हाफ लाइफ T2 है। ठीक है, ये हाफ लाइफ है दोनों, फर्स्ट प्रोसेस की और ये सेकंड प्रोसेस की। फर्स्ट प्रोसेस की हाफ लाइफ T1 है, सेकंड प्रोसेस की हाफ लाइफ T2। शो दैट द इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ T ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय, जो इफेक्टिव हाफ लाइफ होगी दोनों की वो क्या होगी, जो इफेक्टिव हाफ लाइफ होगी दोनों की वो ये होगी हमारे पास। अब देखो हम जो हाफ लाइफ होती है उसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते इफेक्टिव हाफ लाइफ को, हम करेंगे 1/T 1/T1 प्लस 1/T2, क्योंकि जो डिके कॉन्सेंट होता है उनको हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। यदि एक ही प्रोसेस एक न्यूक्लियस है वो 2 प्रोसेस से डिके हो रहा है, एक लैम्डा 1 से एक लैम्डा 2 से, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होगा, और जो हाफ लाइफ है
ठीक है, डायरेक्ट ऐड नहीं होगी, 1/T1 प्लस 1/T2 होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन है डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखना, इसलिए क्वेश्चन लिखा है मैंने। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना, 1/T1 प्लस 1/2T। प्रूफ कर सकते हो तुम्हें करना है तो, ठीक है, प्रूफ कर सकते हो तुम। दी प्रोबेबिलिटी देख लेना ईच डीके में क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में इफेक्टिव डीके कांस्टेंट जो लैम्डा dt होगा वो होगा λ1 dt प्लस λ2 dt। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे λ=λ1 प्लस λ2। ठीक है, ये आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना तुम यहाँ से, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A radioactive substance A at concentrate R which decay with a constant lambda to form a stable substance, देखो एक फैक्ट्री है जिसमें हमने एक प्रोडक्ट बनाया, एक पेरेंट न्यूक्लियाई बनाया। ठीक है, ए, ठीक है, ए को बनाया हमने, और जो डिके हो रहा है बी में, और जो बी है वो स्टेबल न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए। पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी। ठीक है, सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे हमें एन ए और एन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉन्सेंट्रेट आर से प्रोड्यूस हो रहा है और डिके हो रहा है लैम्डा से। एक फैक्ट्री में हमने एक पेरेंट न्यूक्लियाई बनाया ए, जिसका प्रोडक्शन रेट है आर और जिसका डिके रेट है हमारे पास लैम्डा। ठीक है, और जो जिसमें डिके हो रहा है वो स्टेबल है, जो बी में डिके हो रहा है बी स्टेबल है। ठीक है, और जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है t=0 पर, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है एन ए और एन बी। तो एन ए एन बी क्या होगा, देखो dN/dt क्या होगा हमारे पास, dN/dt होगा हमारे पास प्रोडक्ट ए को हम देखें, ए का प्रोडक्शन हो रहा है आर से और डीके हो रहा है लैम्डा एन से। तो dN/dt जो ए का डीके रेट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डीके रेट ऑफ ए, डीके रेट ऑफ ए को हम ऐसे लिख सकते हैं t=0 पर, t=0 पर भी ये जीरो ही है हमारे पास, क्योंकि t=0 पर इसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया अपना। ठीक है, t=0 पर इसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करता है प्रोडक्शन भी होता है और डीके भी होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी dN/dt, आर से वो प्रोडक्ट हो रहा है और लैम्डा एन से वो डीके हो रहा है। ठीक है, लैम्डा एन पता है क्यों आया, लैम्डा एन माइनस लैम्डा एन, क्योंकि वो डीके रेट है, लैम्डा एन पे डिपेंड करेगा टी टाइम पे कितने पार्टिकल है। तो डी एन क्या आ जाएगा, आर माइनस लैम्डा एन डी टी। तो 0 से n पार्टिकल, 0 से t=0 पर भी पार्टिकल 0 है क्योंकि कोई पार्टिकल नहीं थे, t पे पार्टिकल n है। तो यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास r/λ 1 माइनस e⁻λ t। ये Na लिख सकते हैं, इसको Na लिख सकते हैं हम। ठीक है, r/λ 1 माइनस e⁻λ t। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास टोटल। और t=0 पे दोनों जीरो ही थे, तो एन बी क्या होगा हमारे पास, एन बी होगा हमारे पास, एन बी को हम लिख सकते हैं आर टी माइनस एन ए, या हम ये कह सकते हैं जो एन ए प्लस एन बी होगा
वो होगा आर टी। ये आर टी क्यों होगा, एन ए प्लस एन बी आर टी क्यों होगा, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे तो दोनों ही जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे एन ए प्लस एन बी जीरो है। ठीक है, यदि टी इक्वल टू जीरो पे एन नोट होता तो यहाँ पे एन नोट लिख देता। कई बार तुम्हें ये भी दिया होगा टी इक्वल टू जीरो पे एन नोट है, ठीक है, वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, टी इक्वल टू जीरो पे वो एन नोट है, तो एन ए प्लस एन बी को एन नोट लिख सकते हो। अब वो प्रोडक्शन हो रहा है तो हमने आर टी के इक्वल लिखा है, तो एन बी कितना आ जाएगा हमारे पास, आर टी माइनस एन ए। ठीक है, तो एन बी आ जाएगा यहाँ से हमारे पास आर टी माइनस आर बाई लैम्डा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये एन बी आ जाएगा। और मैक्सिमम, और इन्होंने थर्ड पूछा है आल्सो फाइंड आउट दी, ये दोनों पार्ट हो गए, एन ए निकालना था, एन बी निकालना था, और जो थर्ड पार्ट है इसमें वो ये पूछा गया है फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए प्रेजेंट एट एनी टाइम टी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एन ए न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट होंगे। एन ए हमने निकाला है, एन ए देखो कितना आर बाई लैम्डा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एन ए की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वैल्यू मिनिमम है, ये वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो, तो ये एन ए मैक्सिमम क्या होगा हमारे पास, आर बाई लैम्डा, एन ए मैक्सिमम क्या होगा हमारे पास, आर बाई लैम्डा एट पर्टिकुलर टाइम टी पे जो एन ए की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास आर बाई लैम्डा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। ऐसा ही क्वेश्चन और भी है बुक में, वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा असाइनमेंट में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ऐसे वो सेंड कर दूंगा तुम्हें। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही अपने, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सेंड कर दूंगा मैं, लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा ज़्यादा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक्स, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक्स है, ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट ए कॉन्स्टेंट रेट अल्फ़ा, अल्फ़ा रेट ऑफ प्रोडक्शन है इसकी, रेट ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट रेट से ये प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन अल्फ़ा है, एट टी टाइम इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स आर जीरो, मतलब एन नॉट जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जीरो है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स, एक्स के मैक्सिमम नंबर कितना होगा, ठीक है, वो फाइंड करना है, और फाइंड करना है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, वही है यार क्वेश्चन सेम, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, वही सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही करना है तुम्हें। अल्फ़ा से प्रोड्यूस हो रहा है, लैम्डा से डीके होगा ये, ठीक है, लैम्डा से डीके हो रहा है, इन्होंने दिया है इफ़ डीके कांस्टेंट ऑफ एक्स इज लैम्डा, इफ़ डीके कांस्टेंट एक्स इज लैम्डा, डीके कांस्टेंट लैम्डा, वही सेम करना है हमें, ठीक है, वही सेम डी एन बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस लैम्डा एन, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी एन इक्वल टू अल्फ़ा बाई लैम्डा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, अल्फ़ा बाई लैम्डा, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फ़ा बाई लैम्डा, वही सेम जो हमने पीछे किया है वही सेम ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी पे कर लेते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को कोई अपने को डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थ्योरी पार्ट, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन है जैसे ये, एक हमें ग्राफ दिया है हिस्टोग्राम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हमें ग्राफ दिया है बाइंडिंग एनर्जी का इस टाइप से, ठीक है, ये हमें ग्राफ दिया है 2 4 6 8, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, ये हमें इस टाइप से ग्राफ दिया है 8, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा यहाँ से, फिर ये नीचे आएगा यहाँ से,
ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास 40, हाँ ये वैल्यू है 40, ये वैल्यू है 40, ये वैल्यू है हमारे पास 80, फिर है 120, 120 के बाद 160, 160 के बाद हमारे पास है 200। ये सभी वैल्यू दी, एक ही वैल्यू दी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एक ही वैल्यू में हमें ग्राफ दिया है। तो तुम्हें फाइंड करना है यहाँ पे ए न्यूक्लियाई, क्वेश्चन में गिवन है ए न्यूक्लियाई विद मास नंबर ए इज इक्वल टू 180। एक न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर ए इज इक्वल टू 180 है। फिजन इंटू टू इक्वल न्यूक्लियाई, फिजन इंटू टू न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल मास, ठीक है, इन द प्रोसेस। तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। फिजन हो रहा है, एक ए इक्वल टू 180 जिसका एटॉमिक मास नंबर है, उस न्यूक्लियाई का फिजन हो रहा है। तो हमें कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है, ठीक है। इन द प्रोसेस 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड हुई है। इससे क्यू वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। 360 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई है, और डी ऑप्शन है 360 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ये हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो। देखो एक क्यू वैल्यू का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हें याद रखना है। देखो पहले जो हमारा जो एक्स न्यूक्लियाई है वो वाई और जेड में डिके हो रहा है, और इसका एटॉमिक मास 180 है, ठीक है। तो ये 90 में डिके हो रहे हैं दोनों। और बाइंड क्यू वैल्यू का जो एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी, वो होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या पेरेंट न्यूक्लियाई भी कह सकते हो या रिएक्टेंट भी कह सकते हो। ये क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और होता है क्यू वैल्यू का, वो भी याद रखना, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, नहीं सॉरी रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट आएगा, माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये भी एक बाइंडिंग एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक बाइंडिंग सॉरी क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता है। क्यू वैल्यू का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तीन वैल्यू, ये तीन फॉर्मूले होते हैं क्यू वैल्यू के, ये तुम याद रखना। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी दी है तो बाइंडिंग एनर्जी वाला हम यूज़ करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, देखो प्रोडक्ट है हमारे पास जिसका एटॉमिक मास है 90, एटॉमिक नंबर है 90, तो 90 किस रेंज में आएगा, 90 इस रेंज में आएगा 80 से 180। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, 6 इंटू ए है 90, 6 इंटू 90, बाइंडिंग एनर्जी होगी 6 इंटू 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वो पर न्यूक्लियन में गिवन है। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगी वो होगी 6 इंटू 90, एक प्रोडक्ट की, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास, वाई और जेड दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 इंटू 6 इंटू 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का एटॉमिक मास कितना है 180, 180 के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4 है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 है तो 4 इंटू 180। ठीक है, 4 इंटू 180, तो ये कितना आ जाएगा
900, 720, 540, 1080 माइनस 720, 360 पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव में आ रहा है मतलब रिलीज हुई एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है पॉजिटिव आ रही है, क्यू वैल्यू मतलब एनर्जी रिलीज्ड, क्यू ग्रेटर देन 0 मतलब एनर्जी रिलीज्ड, और क्यू लेस देन 0 मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखने लायक है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में गिवन है और तुम्हें टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखनी है, तो उसको न्यूक्लियाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्यू वैल्यू के ये सभी फॉर्मूले तुम याद रखना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में तुम्हारे। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, क्यू वैल्यू पे ही है, बाइंडिंग एनर्जी पे ही है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, find the kinetic energy of alpha particle emitted in the following reaction, emitted in the following reaction, emitted in the following reaction in the frame of RA न्यूक्लियस है ये। देखो जो RA है वो कन्वर्ट हो रहा है RA226, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास RN226 प्लस अल्फा पार्टिकल, ये रिएक्शन है हमारे पास। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये हमारा जो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन द फ्रेम ऑफ RA, इसके फ्रेम में ही हो रहा है ये प्रोसेस, इसके फ्रेम में हो रहा है, मतलब ये रेस्ट पे ही अपने फ्रेम में, तो ठीक है। मासेस दिए हैं तुम्हें, RA का मास दिया है तुम्हें, एटॉमिक मास दिया है, ठीक है। RA का एटॉमिक मास दिया है तुम्हें, एटॉमिक मास RA का है हमारे पास, RA का एटॉमिक मास है 226.025406, ये दिए होंगे तुम्हें। RN का एटॉमिक मास तुम्हें दिया है 222.017574, और अल्फ़ा पार्टिकल का तुम्हें एटॉमिक मास दिया है 4.002603, ये सभी एटॉमिक मास दिए हैं तुम्हें, ठीक है। और वन एटॉमिक मास यूनिट दिए तुम्हें, वन एटॉमिक मास यूनिट दिए 93.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय C स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी तुम्हें। अब देखो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट करनी, हमें पता है Q वैल्यू का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन हमें Q वैल्यू तो पता ही नहीं, ठीक है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले Q वैल्यू होनी चाहिए। Q वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, Q वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेस्ट मास एनर्जी से, ठीक है। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इससे हम Q वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। Q वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, Q वैल्यू देखो क्या आएगी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट में हमारे पास एक ही है 226.025406, RN है हमारे पास, सॉरी RA है, और इसकी रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है, ये रेस्ट मास है, ठीक है, और इसको हम 93.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये रेस्ट मास एनर्जी है। रेस्ट मास एनर्जी मतलब ये मास है हमारे पास mc स्क्वायर में है ये, ठीक है, ये mc स्क्वायर में है रेस्ट मास, एटॉमिक मास यूनिट में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 अपॉन C स्क्वायर से,
ठीक है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दें, 931.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास -4.002603 अल्फ़ा पार्टिकल, 222.017574, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास क्यू वैल्यू आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्यू वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, रेस्ट मास को डायरेक्ट 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेस्ट मास को, तो हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो क्यू वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो, अब हमें क्यू वैल्यू का एक और फॉर्मूला पता है, क्यू वैल्यू का एक और फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि रेस्ट फ्रेम में, वो अपने फ्रेम में रेस्ट पे है, ये तो जीरो है। रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि जो आर ए है वो रेस्ट फ्रेम में है। प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पीस। अब देखो, जब आर ए रेस्ट पोजीशन में है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो मतलब दोनों का मोमेंटम सेम होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मोमेंटम सेम होगा, पी अल्फा और पी आर एन का मोमेंटम सेम होगा, पी अल्फा पार्टिकल और पी आर एन का जो मोमेंटम है सेम होगा क्योंकि रेस्ट फ्रेम में डिके हो रहा है। समझ आ रही बात, तो इनका मोमेंटम सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी प्रोडक्ट की, पी अल्फा स्क्वायर बाय 2m अल्फा, पी आर एन स्क्वायर बाय m आर एन। ठीक है, पी तो सेम है, पी को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, या m देखो यहाँ से क्या, ये किसके इक्वल है, ये क्यू वैल्यू के इक्वल है 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, पी स्क्वायर को बाहर निकाले, पी तो सेम है दोनों में, पी स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, पी स्क्वायर बाय 2m अल्फा को बाहर निकाल लिया हमने, क्या बचेगा 1 प्लस ये बचेगा m अल्फा बाय m आर एन। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर बाय 2m अल्फा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर बाय 2m अल्फा इक्वल टू 4.87 डिवाइड बाय 1 प्लस m अल्फा बाय m आर एन। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की निकल गई, तो आर एन की भी तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक, बस तुम्हें क्यू वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए और तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए क्यू वैल्यू के, ये वाले यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा तुम्हें, वो तुम सॉल्व कर लेना।